बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट ने पूरी सिचुएशन इस जंग की तब्दील करके रख दी है। पाकिस्तान, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान एक नया अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इस बात की तस्दीक अमरीकी डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी गेबार्ड कर रही हैं। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी नाज़रीन? एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है इन 5 ममालिक की जानिब से, जिसका निशाना इसराइल और अमेरिका होगा। अब इस बात में कितनी हकीकत मौजूद है, उसको भी नाज़रीन डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से बड़े पैमाने पर जो हमले किए गए हैं, सबसे बड़ी गैस की रिफाइनरी को निशाना बनाने के बाद सऊदी अरब, कतर निशाना बनाएगा। खलीजी ममालिक के अंदर जितनी भी अमरीकी कंपनीज थी जो अमरीका को तेल और गैस फराहम कर रही थी, उनको निशाना बनाया गया। लेकिन इसका नुकसान यह हुआ कि वही जिसका आप सबको डर था, वही हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब सऊदी अरब की जानिब से धमकी दी गई है कि अब हम ईरान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। अब सऊदी अरब ईरान को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार हो चुका है और उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर अगर इसी तरीके से हमले होते रहे, चाहे वो रिफाइनरीज पर हो अमेरिका को जिससे तेल और गैस फराहम किया जा रहा हो, या फिर अमेरिकी अड्डों पर हो, तो नाज़रीन उसमें फिर अब हम मजीद टॉलरेट नहीं करेंगे, बल्कि जवाब देंगे और जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। दैट्स व्हाट सऊदी अरेबिया इज सेइंग राइट नाउ। तो दो इस्लामी ममालिक एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। अब सवाल यह है कि सऊदी अरब और हमारा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, तो क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाएगा या फिर नहीं? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी नाज़रीन डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो कतर है, उन्होंने दूसरी जानिब ट्रंप को इनकार कर दिया है। ट्रंप ने एक रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर दिया है कतर ने। इसके साथ साथ नाज़रीन जो इसराइल है, इसराइल में एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं और जहाजों को तबाह कर दिया गया है। ये इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं। वहां पर उनके जदीद तरीन लड़ाका तैयारे कौन कौन से खड़े थे और कितनी तादाद में थे जिनको निशाना बनाया गया, उसका भी नाज़रीन आपके साथ जो है वो डिटेल्स शेयर करेंगे। 200 से जायद हमले किए गए हैं और जिसमें सैकड़ों अफराद के जहन्नुम वासिल होने की इतलात मौसूल हो रही है, वो भी नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई, आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई का अली लारिजानी की शहादत के बाद पहला बयान सामने आ चुका है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ईरान के इंटेलिजेंस हेड को निशाना बना दिया गया और शहीद कर दिया गया। नाजरीन, इस बात की तस्दीक हो चुकी है। एंड ऑन दी अदर हैंड, ईरान की जानिब से वो अफराद जो कि जासूसी में मुलव्विस थे, उनको तख्ते-ए-दार पर लटकाना शुरू कर दिया गया, उनको फांसी देना भी शुरू कर दिया गया। इस पर भी नाज़रीन हम जो है वो आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन अगर बात की जाए, तो अमेरिका की डायरेक्टर इंटेलिजेंस तुलसी गेबार्ड की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आती है और वो ये कह रही हैं कि रूस की जानिब से, चीन की जानिब से, नॉर्थ कोरिया की जानिब से, ईरान की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है जो कि अमेरिका तक को निशाना बना सकती है और ये तमाम तर ममालिक हमारे लिए खतरा है। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर इन्होंने ईरान के ऊपर इस वजह से हमला किया, तो अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है। दैट्स क्लियर। चाइना के ऊपर ये पहले हमला नहीं करेंगे, नॉर्थ कोरिया के ऊपर पहले ये हमला नहीं करेंगे, रशिया के ऊपर पहले ये हमला नहीं करेंगे। वो सुपर पावर के लिए कंपीट कर रहे हैं, तो ईरान के बाद इनका अगला हदफ जो होगा वो पाकिस्तान हो सकता है। अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है, ये प्रोबेबिलिटी इस वक्त दिखाई दे रही है आफ्टर दिस स्टेटमेंट ऑफ तुलसी के बाद, कि पाकिस्तान उस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो इसकी रेंज बढ़ा देगी। पाकिस्तान उस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो कि वॉशिंगटन तक को, न्यूयॉर्क तक को निशाना बना सकती है। असल खतरा वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क को नहीं है, असल खतरा इसराइल को है। इसीलिए अब इसराइल के मफादात को मलहूज खातिर रखते हुए मजीद डिसीजंस लिए जाएंगे। अमरीकी चीफ्स इस वक्त इस्तीफे दे रहे हैं, आप सबके सामने है। चीफ्स ने उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, उनके मुशीर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हमारी जंग नहीं है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कूद पड़े हैं, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ एक लॉबी है जिस लॉबी के तहत अमेरिका को, अमेरिकी सदर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। अमेरिकी अवाम खुद जंग लड़ना नहीं चाहती। अमेरिकी बहरी बेड़े मशरिक वस्ता छोड़कर वापस जा चुके हैं, अभी रस्ते में भी पहुंच चुके होंगे। तो इसका मतलब वाजे है कि अमेरिका डिक्लेयर नहीं कर रहा अपनी शिकस्त को, लेकिन
अगर देखा जाए तो इखलाकी तौर पर, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, ऑन ग्राउंड्स नुकसान बेशक ईरान का ज्यादा हुआ है, लेकिन ईरान की सर्वाइवल ही सबसे बड़ी उनकी जीत है। अब ईरान के बाद अगला हदफ पाकिस्तान। हमने अपने पिछली कई वीडियोस में बताया कि असल हदफ पाकिस्तान था, ईरान तक उनका आना एक बहाना था, असल निशाना पाकिस्तान है। पाकिस्तान की फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के साथ जो इस वक्त कन्फ्रंटेशन है, यह किसकी लॉबी है? इनको सहूलतकारी कौन फराहम कर रहा है? भारत, इसराइल। इसके साथ साथ भारत के साथ हमारे बॉर्डर पर ताल्लुकात, एवरीवन नोज वेल अबाउट इट। उनके साथ हमें अपनी तमाम तर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको इंगेज रखना पड़ता है, वहां पर बिल्कुल एक्टिव तैयार होती हैं। अब एक तीसरी सरहद पर अगर इसराइल आकर बैठ जाता है, तो अल्टीमेटली तीसरा जो इनका दूसरा निशाना होगा वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है जो कि इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और यही इजरायली सफीर अर्नाब गोस्वामी के प्रोग्राम में कह रहे थे। उन्होंने जब ये स्टेटमेंट्स दी पाकिस्तान के खिलाफ के एक हमने न्यूक्लियर आर्म्ड बनने दे दिया, अब दूसरा हम कभी भी ऐसा मुल्क नहीं बनने दे सकते, तो इसका मतलब पाकिस्तान उनका पहला हदफ था, दूसरा हदफ ईरान था, और ईरान को सिर्फ ये महज एक बहाने के तौर पे और पाकिस्तान के करीब आने के लिए उन पर हमले किए जा रहे हैं। नाज़रीन, खैर ये स्टेटमेंट तो अपार्ट है, पाकिस्तान ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो इसराइल और न्यूयॉर्क तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकती है। ये चूंकि दिफाई मामलात है और इनको रिवील नहीं किया जाता, लेकिन इफ चाइना एंड रशिया और नॉर्थ कोरिया भी पाकिस्तान के साथ है और ईरान भी, तो यकीनन ऐसी कुछ हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं बैक एंड पर, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर रहा है और दिफाई मामलात में पाकिस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब नाज़रीन, अगर ईरान के रिस्पॉन्स की बात की जाए, तो ईरान ने बड़े पैमाने पर हमले किए हैं, और अली लारिजानी की शहादत के बाद और इसके साथ-साथ उनके जो चीफ हैं इंटेलिजेंस के, उनके शहीद होने की इतलात भी मौसूल हुई है। वज़ीर इस्माइल खतीब ये इज़राइली हमले में शहीद हुए, और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इस बात की तस्दीक कर दी है। अब इसके बाद ईरान का रिस्पॉन्स सबसे पहले आपको बताएँगे, और उस रिस्पॉन्स के बाद आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, बड़े पैमाने पर हमले किए जाते हैं हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से, और इसके साथ-साथ तल अवीव पर क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं, क्लस्टर म्यूनिशंस, उनसे भी हमले किए जाते हैं जो खुर्रम शहर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी तक 600 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है, और 263 अफराद के मारे जाने की जो है वो इतलात मौसूल हो रही है, सिर्फ अली लारिजानी की शहादत के बाद। और इसके साथ-साथ नाज़रीन, जो उनके अहम सेक्टर्स हैं, उनके अहम कमांड सेंटर्स हैं, कंट्रोल सेंटर्स हैं, और जो अहम उनके डिपोज़ हैं, उनको एक्चुअली निशाना बनाया गया है। अब नाज़रीन, मुज्तबा खामनाई वो क्या कह रहे हैं? अली लारिजानी की शहादत के बाद वो ये कह रहे हैं कि ईरान की सियासी और हुकूमती क़यादत में एक ज़हीन, वफ़ादार और मुमताज़ शख्सियत करार देते हुए उनको अली लारिजानी को कहा कि ऐसी शख्सियत के कत्ल से उनकी अहमियत और इस्लाम के दुश्मनों से उनकी नफ़रत ज़ाहिर होती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम मुखालिफ अनासिर को मालूम होना चाहिए कि इस्लामी निज़ाम के दरख्त के नीचे यह खून बहाना इसे मज़ीद मजबूत करता है, और हर खून की एक कीमत है जिसका हिसाब इन शुहदा के कातिलों को जल्द देना होगा। मतलब, नो फ्लेक्सिबिलिटी। जब तक इन तमाम तर के शुहदा के कातिलों को जहन्नुम वासिल नहीं कर दिया जाता, जब तक उनसे बदला नहीं ले लिया जाता, तब तक ईरान इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट मीन्स फ्रॉम द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ आयतुल्लाह मुश्तबा खामेनी। तो अब नाज़रीन, देखना यह है कि मजीद रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर देखा जाए ईरान ने मजीद जो रिस्पॉन्सेज दिए, ईरान की सबसे बड़ी गैस की रिफाइनरी पर हमला किया जाता है, ईरान ने कतर में निशाना बनाया रिफाइनरीज को, ईरान ने सऊदी अरब में बनाया, और सऊदी अरब रियाज में नाज़रीन ऑयल की तनसीबात और फौजी अड्डों पर ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। इसके बाद बड़े पैमाने पर वहाँ पर तबाही मची, जिसके बाद नाज़रीन, जो सऊदी अरब है उन्होंने ईरान को बड़ा एक सख्त पैगाम जारी किया है। सख्त पैगाम क्या जारी किया? सख्त पैगाम ये जारी किया है कि अब हमारा सब्र जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, और अगर खलीजी ममालिक पर हमले फौरी बंद न किए गए तो संगीन नताइज बरामद होंगे। दैट्स व्हाट सऊदी अरेबिया इज सेइंग राइट नाउ। जबकि मुमलिकत ने खुलकर फौजी कार्रवाई का हक भी महफूज रखने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब ने डिक्लेयर कर दिया कि हम फौजी कार्रवाई का हक भी रखते हैं अगर अब हम पर एक भी ड्रोन या मिसाइल दागा गया। क्या सऊदी अरब की इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ईरान को कन्फ्रंट कर सके और ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सके? नहीं। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एग्रीमेंट हुआ है,
उसके तहत सऊदी अरब पाकिस्तान को कहेगा और पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा। अगर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ आया तो फिर मुस्लिम उम्मा अनफॉर्चुनेटली हार जाएगी, मुस्लिम उम्मा को शिकस्त हो जाएगी, बिकॉज दैट वाज व्हाट इजराइल एंड यूएस वाज वो वांटिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। यही वो चाहते थे, मुसलमानों को आपस में लड़ाना। यही चाहते थे कि पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब ये तमाम तर आपस में एक दूसरे के खिलाफ मैदान जंग खोले। इनको हम निशाना नहीं बनाएंगे, ये एक दूसरे को काट कर नोच कर मार देंगे जहन्नम, एक दूसरे को माज़िल्लाह मिन ज़ालिक, उधर से भी नारे तकबीर, इधर से भी नारे तकबीर। सो दिस वाज द सिचुएशन जिससे डरा जा रहा था, और अब वही सिचुएशन हमें होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है, पाकिस्तान ने मीडिएशन की है, सऊदी अरब के साथ बातचीत की है, ईरान के साथ बातचीत की है। ईरानी अवाम पाकिस्तान के झंडे लेकर इस वक्त सड़कों पर निकली हुई है, तशक्कुर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर बोथ नेशंस। लेकिन लेट्स होप ऐसा ना हो और पाकिस्तान अपना पॉजिटिवली किरदार अदा करता रहे। जिस नाज़रीन हमने आपको बताया कि जो इजरायली एयरपोर्ट पर जो हमले किए गए, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तबाही मचा दी गई है और 3 तैयारे तबाह हो चुके हैं और खौफनाक आग भी भड़क उठी है खुरमशहर मिसाइल से जो हमले किए थे। उनसे एक्चुअली ये तबाही बर्पा की गई और ईरान के अंदर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। वो लोग जो कि जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए, उनको तख्तेदार पर लटकाना शुरू कर दिया और एक स्वीडिश शहरी को फांसी दे दी गई है, जो कि जासूसी के इल्ज़ाम में हिरासत में उसको लिया गया था। तो ये जो सबसे बड़ी गैस की फ़ील्ड पर फ़िज़ाई हमले किए थे, जिसके बाद पासदारान इन्क़िलाब की जानिब से रद्द-ए-अमल जो जारी किया गया। उन्होंने कहा है कि अब हम कतर पर, सऊदी अरब पर और मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल और गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। ये उन्होंने पहले ही कह दिया है। उन्होंने कहा कि हम इन तमाम तर ममालिक के अंदर जो रिफ़ाइनरीज़ और ज़खायर मौजूद हैं तवानाई के, हम उनको निशाना बनाएँगे, ये हमसे अब बच नहीं सकते। वो तमाम तर रिफ़ाइनरीज़ जहाँ से अमरीका को तेल और गैस फ़राहम की जा रही है, हम उनको चुन-चुन कर निशाना बनाएँगे। सो दैट्स एक्चुअली द सिचुएशन राइट नाउ। और आखिर में हमने आपको बताया कि कतर ने डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। वो एक्चुअली रिक्वेस्ट क्या की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से? कतर ने ईरान के ऊपर हमला करने से एक्चुअली इनकार कर दिया है। ईरान के ऊपर हमला करने का कहा गया था, लेकिन ईरान के ऊपर अब कतर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम हमला नहीं करेंगे। कतर नोज़ वेल अबाउट इट। कतर को पता है कि जब इज़राइल ने हम पर हमला किया, हमारी सालमियत के ऊपर हमला किया, अमेरिका हमें बचाने को आया? नहीं। आज हम अमेरिका के कहने पर ईरान पर हमला करते हैं, तो क्या अमेरिका हमें बचाने आएगा? द आंसर इज़ क्वाइट सिंपल, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अपने अड्डों को वो नहीं बचा सके, तो फिर कतर को बचाने वो क्या आएगा? नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।